हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपके अपने चैनल सपना स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगामी परीक्षा में। तो आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे ईवीएस एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये आने वाली जो सीटेट की परीक्षा है उसमें आपकी बहुत हेल्प करेगा और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आज का होने वाला है। तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करके हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जो कि आगामी सीटेट की परीक्षा में आपको अंक दिल पाएंगे। तो एक एक पॉइंट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जिसमें कि सीटेट की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने है, कांसा एक मिश्रित धातु है। यह तांबा व टीन को मिलाकर बनाया जाता है। तो भाई ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जा चुका है सीटेट में। आप इसे याद रखेंगे कि कांसा क्या होती है, एक मिश्रित धातु होती है। अब मिश्रित धातु होती है तो ये किस किस का मिश्रण होता है, तो तांबा व टीन को मिला के कांसा बनता है। क्लियर हुआ। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी सुनीता विलियम। एनसीईआरटी में इनके बारे में दिया भी है, क्लास 5 का चैप्टर है ये। तो ये जो सुनीता विलियम थी ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। कौन थी वो? सुनीता विलियम। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स को देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं लद्दाख के बारे में। तो भाई लद्दाख क्या है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पर किसी का स्वागत करने के लिए जूले जूले शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भाई जूले जूले क्या है? ये प्रश्न भी बहुत बार आपसे पूछा गया है। यहाँ पर यानी लद्दाख में किसी का स्वागत जब किया जाता है तो कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? जूले जूले शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो जूले जूले शब्द क्या होता है? किसी का स्वागत करने के लिए लद्दाख में प्रयोग किए जाने वाला जो ये शब्द है जूले जूले, इसका ये अर्थ होता है। आगे देखते हैं। लद्दाख में घर 2 मंजिले होते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। उन पर मिट्टी व चूने से पुताई की जाती है। ठीक है, तो किस तरीके के घर होते हैं लद्दाख में? 2 मंजिले घर होते हैं। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रख के ये घर बनाए जाते हैं। उन पर किससे पुताई की जाती है? मिट्टी व चूने से पुताई की जाती है। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न किस तरीके से बन सकता है कि भाई ऐसी कौन सी जगह है या कहाँ पर पत्थरों को काट के घर बनाए जाते हैं और उन पर मिट्टी व चूने की पुताई की जाती है? तो भाई कहाँ की जाती है? लद्दाख में की जाती है। आपको ये याद रखना है। अब देखिए लद्दाख के घरों की थोड़ी बहुत विशेषताएं और भी हैं आपके सामने। ऊपर जाने के लिए लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी होती हैं। ऊपर की मंजिल में परिवार के लोग रहते हैं व नीचे की मंजिल में जानवरों के रहने का स्थान होता है। ज़रूरत का सामान भी नीचे की मंजिल में यानी जानवरों के पास ही रखा जाता है। सर्दियों में परिवार के लोग भी नीचे की मंजिल में ही जानवरों के पास रहते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ के जो घरों की खासियत है वो और ज़्यादा क्या है कि लकड़ी की सीढ़ियाँ बनी होती हैं ऊपर जाने के लिए। और ऊपर की मंजिल में तो घर के लोग रहते हैं, लेकिन जो नीचे की मंजिल होती है वहाँ पे जानवर रहते हैं। नीचे की जो मंजिल होती है वहाँ पे ज़रूरत का सामान रखा जाता है। और सर्दियों में, क्योंकि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, तो सर्दी के मौसम में वहाँ पे और ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो भाई परिवार के लोग क्या करते हैं, ये भी नीचे की मंजिल में ही शिफ्ट हो जाते हैं, जानवरों के साथ ही ये रहते हैं, जिससे कि वहाँ पे क्या होती है, गर्माहट बनी होती है। और नीचे की जो मंजिल होती है वहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं होती, जिससे कि ठंड से उनकी सुरक्षा हो सके। तो नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। छत को मजबूत बनाने के लिए मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। भाई मोटे तने किसके? लकड़ी के मोटे तनों का इस्तेमाल छत को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ के घरों की दीवारें मोटी होती हैं, फर्श लकड़ी के होते हैं और लकड़ी की छत ठंड से बचाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता ही होंगी कि दीवारें क्यों मोटी होती हैं, लकड़ी का फर्श होता है और छत भी क्या है, लकड़ी के मोटे तनों से बनी होती है। तो
तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो कठिनाई है, किस वजह से, ठंड की वजह से। तो ठंड से ये सब चीज़ें वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हम पढ़ रहे हैं ये लद्दाख के बारे में पढ़ रहे हैं। और लद्दाख क्या है, एक ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ पे झूले झूले शब्द के माध्यम से जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। ठीक है, घर यहाँ पे 2 मंजिलें बने होते हैं, एक के ऊपर एक पत्थरों को काट के घर बनाए जाते हैं, मिट्टी व चूने से उन पे पुताई की जाती है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये थोड़ी बहुत बातें और हैं कि भाई ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती हैं, ऊपर परिवार के लोग रहते हैं, नीचे जानवर रहते हैं। और जानवरों के साथ सर्दियों के मौसम में लोग भी क्या होते हैं, परिवार के लोग भी नीचे की मंजिल में ही शिफ्ट हो जाते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ठीक है, घरों की दीवारें मोटी होती हैं, लकड़ी की छत होती है और लकड़ी का ही फर्श होता है। ये सब चीज़ें उन्हें ठंड से बचाती हैं। तो ये तो थी खासियत लद्दाख के घरों की। अब देखते हैं लद्दाख की एक जो जनजाति है फेमस, वो कौन सी है। अब देखिए, आपको सीटेट में एक वर्ड आपको बार बार देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेगा, चांगपा। भाई चांगपा क्या है, लद्दाख की एक घुमंतू जनजाति है। ठीक है, लद्दाख की एक घुमंतू जनजाति है जो कि है चांगपा। चांगपा क्या है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो भाई चांगपा क्या है, लद्दाख की एक घुमंतू जनजाति है। घुमंतू जनजाति का मतलब होता है ये लोग एक जगह पे टिक के नहीं रहते हैं, ये बकरियां पालते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, एक जगह पे इनका स्थायी निवास नहीं होता है, इसीलिए इन्हें घुमंतू जनजाति कहा जाता है। चांगपा एक खास तरह की बकरियां पालते हैं जिससे दुनिया की सबसे मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। अभी पश्मीना शॉल का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो पश्मीना जो ऊन है वो जो पश्मीना जो ऊन प्राप्त होती है वो एक ख़ास तरह की बकरियों से प्राप्त होती है। और इन बकरियों को कौन पालते हैं, तो चांगपा जनजाति के लोग इन बकरियों को पालते हैं। अब देखिए, जितनी ठंडी व ऊंची जगह होगी, बकरियों के बाल उतने ही ज़्यादा घने और नरम होते हैं। भाई जितनी ठंडी जगह पे ये लोग रहेंगे, उनकी बकरियों के बाल उतने ज़्यादा घने और नरम होते हैं, क्योंकि भाई उन्हें सरवाइव करने के लिए, जो बकरियां होती हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ठंड में सरवाइव करने के लिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि उनकी बॉडी पे उतने ज़्यादा घने बाल उग जाते हैं और वो नरम भी होते हैं, जिससे कि ठंड से उनकी रक्षा हो सके। इसीलिए चांगपा मुश्किलों के बावजूद भी ऊंचाई व ठंडे इलाकों में रहना पसंद करता है। ठीक है, इन्हें परेशानी भी होती है भाई इतनी ज़्यादा ठंड में रहने में, लेकिन ये लोग फिर भी क्या होता है, ठंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनकी बकरियों को फ़ायदा होता है। उनकी बॉडी पे ज़्यादा और नरम घने बाल उगते हैं, जिससे कि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊन प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, सर्दियों में ठंडी जगहों पर रहना ये पसंद करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, चांगपा लोग टेंट को रेबो कहते हैं। भाई ये लोग टेंट में रहते हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में अभी देखा था कि जो चांगपा लोग होते हैं घुमंतू जनजाति है, एक जगह पे वो स्थायी घर बना के नहीं रहते। तो जिन टेंटों में ये रहते हैं, टेंट बना के रहते हैं, तो जिन टेंटों में ये रहते हैं उसे ये रेबो कहते हैं। तो फिर रेबो क्या होता है, चांगपा लोग टेंट को रेबो कहते हैं। ये छोटे छोटे से कीवर्ड हैं जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं, क्योंकि यही जो कीवर्ड हैं यही आपको परीक्षा में नंबर दिलवाएंगे। और अगर आप इन्हें ध्यान से नहीं देखेंगे तो एग्ज़ाम में जब पेपर आपके सामने होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई रेबो क्या होता है, लेखा क्या होता है, झूले झूले क्या होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ वर्ड हैं ये आपको क्लियर होने ज़रूरी है। तो चांगपा लोग टेंट को रेबो कहते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, चांगपा जनजाति भेड़ बकरियों को रखने के स्थान को लेखा कहती है। ठीक है, तो जहाँ पे अपने इनके जो रेबो होते हैं, यानी जो टेंट इनका होता है, उसके ही आसपास ये लोग अपने जानवरों को रखते हैं, अपनी बकरियों को, भेड़ बकरियों को रखते हैं, तो उस जगह को ये लेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, लेखा। तो झूले झूले क्या होता है, लद्दाख में स्वागत करने के लिए झूले झूले शब्द का प्रयोग किया जाता है। चांगपा लोग टेंट को रेबो कहते हैं। रेबो क्या होता है, तो भी चांगपा लोग टेंट को रेबो कहते हैं। और लेखा क्या होता है, तो चांगपा लोगों की भेड़ बकरियां जहाँ पे रहती हैं उस स्थान को ये लोग लेखा कहते हैं। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया की सबसे मशहूर जो शॉल होती है पश्मीना शॉल, उसके बारे में बातें जान लेते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये कॉलम है, देखते हैं।
माना जाता है कि एक पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। अभी पश्मीना जो बकरी थी उसके बारे में हमने पढ़ा था ना कि लद्दाख के लोग इसको पालते हैं, जो चांगपा जनजाति है वो इन बकरियों को पालती है ना। ठंडे इलाकों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे इनकी बकरियों की जो बाल होते हैं वो घने और नरम होते हैं, ठीक है। तो उसी बकरी के बालों से ये पश्मीना जो शॉल है मशहूर, ये बनाई जाती है। तो भाई देखिए ये कितनी गर्म होती है, ये 6 स्वेटरों के बराबर सिर्फ एक शॉल गर्म होती है। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इतनी गर्म तो होती है लेकिन ये बिल्कुल भी मोटी नहीं होती, पतली सी शॉल होती है। यह पश्मीना बनता है। पश्मीना बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। भाई कितने मीटर की ऊंचाई पे ये बकरी रह सकती है? तो 5000 मीटर की ऊंचाई पे ये बकरी रहती है, जिस बकरी के बालों से पश्मीना ऊन बनाया जाता है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो भाई आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड में जो ये बकरी है ये सरवाइव करती है। और उनके साथ साथ जो चांगपा जनजाति के लोग हैं वो भी उतनी ठंड में वहाँ पे रहते हैं। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उग आते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। भाई देखिए ये जो बाल होते हैं ये बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं कि बकरी के 6 बाल मिलाकर हमारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो ये बाल हैं ये कितने पतले होंगे। यानी बकरी के 6 बालों को मिला के 6 बाल बराबर हैं किसके? हमारे सिर के एक बाल के, ठीक है। तो अब आगे देखिए पश्मीना, इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जाता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। तो ये जो शॉलें होती हैं ये हाथों से बनाई जाती हैं, मशीनों से इन्हें नहीं बनाया जाता। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिज़ाइन वाली शॉल बुनना हो तो कितने दिन लग जाएंगे, ठीक है। अगर एक बुनकर लगातार काम करे, ठीक है, 250 घंटे, तो तब जाके एक पश्मीना शॉल तैयार होता है। और ये जो पश्मीना शॉल होती है ये बहुत महंगी भी होती है और 6 स्वेटरों के बराबर ये गर्म भी होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो कॉलम है पश्मीना शॉल के बारे में ये समझ। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो अभी जो नज़ारा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कहाँ का नज़ारा है? तो भाई ये श्रीनगर का नज़ारा है, श्रीनगर कश्मीर का नज़ारा है। डल लेक कहाँ है? कहाँ है भाई डल लेक? तो डल लेक है श्रीनगर में। तो श्रीनगर की जो डल लेक है, जब यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर में जब कोई घूमने जाता है तो यहाँ पे वो डल झील में शिकारे में घूमने का मज़ा उठाता है। शिकारा क्या है? शिकारा एक तरीके की नाव होती है, बोट होती है जो कि डल झील में चलती है, ठीक है। तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जा सकता है कि डल झील कहाँ है? तो डल झील कहाँ है? श्रीनगर कश्मीर में है। और जो शिकारा क्या है? तो भैया एक तरीके की ये बोट है, नाव है जो कि डल झील में चलती है। आगे का पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आप पहचान सकते हैं ये चित्र किसका है? कश्मीर में हर गली कूचे में दिखती है एक बेकरी। कश्मीर के लोग अपने खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते, इसे दुकान या बेकरी से ही खरीदते हैं। तो भाई ये कहाँ की बात हो रही है? कश्मीर की बात हो रही है। कश्मीर के लोग खाने के लिए रोटी घर में नहीं बनाते हैं, इसे दुकान या बेकरी से ही खरीदा जाता है। तो यहाँ के हर गली कूचे में हमें एक बेकरी देखने के लिए मिल जाती है। तो ये जो है ये आपके EVS NCERT में दिया है। अब यहाँ पे देखिए श्रीनगर के बारे में, कश्मीर के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, ध्यान से देखेंगे। तो पहली जो बात है वो आप देखेंगे यहाँ पे, श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबी होती है और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। तो हाउस बोट क्या है? हाउस बोट एक तरीके की बोट है, नाव है जो कि श्रीनगर में पाई जाती है ना। हाउस बोट की ऊंचाई कितनी होती है? 80 फुट होती है और बीच में इनकी चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। देखेंगे
अगला जो बोट है, जो हाउस बोट है, उसमें क्या है, बोट की तरह बने लकड़ी के इस डोंगे पानी में तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो भाई यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो डोंगे हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में ये डोंगे पाए जाते हैं और इसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं। मकान की ही तरह इनके अंदर कमरे होते हैं। आप देख सकते हैं ना बिल्कुल कैसे घर का आकार इसको दिया है, जैसे एक झोपड़ी होती है। तो इसके अंदर भी मकान की ही तरह क्या होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है, जो श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में ये डोंगे पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट को। देखिए भाई यहाँ पे जो ये पॉइंट दिया है, इससे तो बहुत ही बार प्रश्न पूछा गया है, तो इससे तो आप ज़रूर ध्यान से देखेंगे। देखिए, हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इस तरीके की नक्काशी होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें एक खास डिज़ाइन ख़त्म बंद है, जिसे जिग्सो पज़ल की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखता है ये, तो भाई जिग्सो पज़ल की तरह दिखता है। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे ख़त्म बंद कहते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा ख़त्म बंद क्या होता है, तो हाउस बोट और बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, इसे ख़त्म बंद कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी कीवर्ड है, आप इसे याद रखेंगे कि ख़त्म बंद क्या होता है। अब इधर देखिए, इस तरफ क्या है, आपको ये घर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांव में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है। घरों की छतें ढलवा होती हैं। तो ये कहाँ के घरों की खासियत है भाई, कश्मीर के घरों की खासियत है कि पत्थरों को काट के एक के ऊपर एक रख के बनाए जाते हैं। मिट्टी के ऊपर पत्थरों की पुताई की जाती है, देख सकते हैं ना, ये मिट्टी की पुताई यहाँ पे की गई है। ठीक है, और इनकी जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। ढालू छतें होने का क्या अर्थ होता है, ढालू छतें होने का क्या अर्थ होता है भाई, कि यहाँ पे बारिश है, बर्फ़ है, तो इससे क्या होता है कि ठंड से बचा जा सकता है। यानी कि जो बारिश की बूंदें होंगी या जो बर्फ़ होगी वो नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगी, तो इससे क्या होता है कि ये लोग ठंड से बचे होते हैं। अगर फ्लैट छतें होंगी तो उनके ऊपर से पानी या जो बर्फ़ है वो वहीं पे जम जाएगा। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि यहाँ की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। अब देखिए आगे है, यहाँ पर भाई कहाँ की बात हो रही है, तो कश्मीर की बात हो रही है, कश्मीर के घरों की बात हो रही है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ। आपको ये खिड़कियाँ दिख रही हैं यहाँ पे, ये जाली वाली खिड़कियाँ, ये पुराने ज़माने के घरों में हमने मतलब ये देखा भी है, कई बार चित्रों में देखते हैं हम पुराने। ठीक है, तो यहाँ के पुराने घरों की खासियत है कि जालीदार खिड़कियाँ होती हैं और ये खिड़कियाँ बाहर की तरफ उभरी होती हैं। देख सकते हैं ना, सारी खिड़कियाँ ये इस टाइप से ये बाहर की तरफ उभरी हुई हैं। इन्हें डब कहते हैं। तो भाई अब डब किसे कहते हैं, जालीदार खिड़कियाँ, यानी कश्मीर के जो पुराने घर हैं उनकी खासियत है ये जालीदार खिड़कियाँ और ये बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इस कीवर्ड को भी आप याद रखेंगे। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ से बैठ के बाहर का नज़ारा देख रहे हैं, तो आपको कितना सुंदर दिखाई देगा। और आपके आसपास ये सब क्या है, ये डब है, डब। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजे खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते थे। तो भाई क्या बने होते थे, घरों के खिड़की दरवाज़ों पर मेहराब, वो भी डिज़ाइनदार मेहराब बने होते थे। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इनके साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी ईवीएस को ख़त्म करने की, क्योंकि हमें क्लास 3rd और 4th की ईवीएस को भी ख़त्म करना है। तो अब हम मिलेंगे ऐसे ही मज़ेदार कुछ नए पॉइंट्स के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।